नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका था कल। आज उसे आगे कंटिन्यू करते हैं और है आवेश वितरण, संतत आवेश वितरण। तो देखो, संतत आवेश वितरण का क्या मतलब है। संतत आवेश वितरण का मतलब है जैसे ये छड़ है, मान लो इस छड़ के ऊपर आवेश छोटे छोटे आवेश पूरी छड़ पर फैले हुए हैं। ये इस प्रकार है कि हम इसको पूरी एक आवेश मान सकते हैं, कि इसको अलग अलग हम आवेश को नहीं देख सकते। अगर बहुत ही सूक्ष्म आवेश अगर पूरी एकदम समान रूप से फैली हुई हो इस छड़ पे, तो उसको हम कह सकते हैं कि आवेशों का घनत्व है, इसको आवेश घनत्व, आवेश वितरण कहते हैं। या फिर जैसे ये शीट ले लो, ये बोर्ड ले लो, अगर बोर्ड के ऊपर आवेश छोटे छोटे पूरी शीट पे फैले हुए, पूरे बोर्ड पे फैले हुए हैं, तो वो भी एक आवेश वितरण हो गया। और या फिर कोई आयतन वाला ले लो, जैसे कोई पात्र ले लो, पात्र के अंदर आवेश है, छोटे छोटे आवेश वो पूरे उसमें फैले हुए हैं समान रूप से, तो वो भी आवेश वितरण हो गया। तो संतत आवेश वितरण ये है कि आवेश समान रूप से जो हम क्षेत्र ले रहे हैं, चाहे वो एक विमीय ले लो जैसे छड़, द्विविमीय ले लो जैसे ये बोर्ड हो गया, और त्रिविमीय ले लो जैसे कोई आयतन पात्र हो गया। तो संतत आवेश वितरण में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। जैसे मान लो ये कोई छड़ है, ठीक, इस छड़ का हमने इतना सा भाग ले लिया, ये जो मैंने छायांकित किया वो भाग हमने ले लिया, और इसकी लंबाई है dx, इस पूरी छड़ की लंबाई है l, और हमें दिया गया है कि और ये जो dx है इस वाले भाग के अंदर आवेश है dq, और जो पूरी छड़ है इसके अंदर आवेश है स्मॉल। हमको क्या दिया गया है कि जो छड़ है उसमें स्मॉल क्यू आवेश इसकी पूरी लंबाई में समान रूप से फैला गया है, और हमें निकालना है रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो, रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लेमड़ा से, तो लेमड़ा हो जाएगा जितना टोटल आवेश है, मतलब dq इंटू dx, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को dq बट्टा dx, dq बट्टा dx। तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा अगर लिखना चाहिए तो हम क्या मान लेंगे, नीचे वाली को एकांक मान लेंगे, लंबाई को, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही उसका रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और इस छड़ के लिए अगर हमको कुल निकालना है तो लेमड़ा बराबर छड़ की कुल लंबाई एल आ जाएगी और छड़ पर कुल आवेश क्यू आ जाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व हो गया, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर हम इसको इस वाले समीकरण में इसको उधर भेजें, डी क्यू बराबर लेमड़ा डी एक्स, तो ये जो फॉर्मूला है डी क्यू बराबर लेमड़ा डी एक्स, ये हमारे समाकलन विधियों में काम में आता है, जो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। तो देखो, वैसे ही सेम सी बात होगी, इसमें ये हमने कोई बोर्ड ले लिया, इसका ये क्षेत्रफल ले लिया, ये मान लिया ds क्षेत्रफल है, इस ds क्षेत्रफल में dq आवेश है, तो देखो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर एकांक, इसमें तो था एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, इसमें हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, मतलब dq बट्टा ds। तो dq बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ds। तो ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। और अगर हमको इस पूरी जो बोर्ड है उसके लिए निकालना है, हमने लिया इतना तो सिर्फ इस अल्पांश के लिए निकाला है, पूरे बोर्ड के लिए निकाला है, हमको दिया गया कि इसका क्षेत्रफल s है, इस पर q आवेश समान रूप से वितरित है, तो सिग्मा या पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा कुल आवेश q बट्टा क्षेत्रफल। तो ये हो गया एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरा आ गया आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व, या फिर हम इसको लिखेंगे रो से, इसको हम रो से लिखते हैं, उसको लेमड़ा से, इसको सिग्मा से। देखो सेम सी बात है, इसमें क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, तो जो रो का आ जाएगा वो आ जाएगा
आवेश किस में उपस्थित, एकांक आयतन में। नीचे वाले को एकांक मान लेंगे तो ऊपर वाला जो हो जाएगा वही हो जाएगा, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही उसका आयतनीय आवेश घनत्व कहा जाता है। अगर आवेश Q है और V आयतन में समान रूप से वितरित है तो उसका जो आयतन आवेश घनत्व है वो रो हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश अगर समान रूप से फैला हुआ है, सूक्ष्म आवेश समान रूप से फैला हुआ है अनंत बिंदुओं पे, तो उस स्थिति में हम मान सकते हैं अगर कोई एक विमीय है तो उसके लिए हम रैखिक आवेश घनत्व ले सकते हैं, कोई द्विविमीय वस्तु है तो उसके लिए हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ले सकते हैं, और अगर कोई त्रिविमीय वस्तु है जैसे कोई पात्र है या फिर कोई भी ऐसे कमरा हो गया, क्यूब हो गया, तो इस स्थिति में हम ले सकते हैं आयतनीय आवेश घनत्व। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया सतत आवेश वितरण। अब देखो सतत आवेश वितरण की हमने मूलभूत अवधारणाएं पढ़ ली, हम किस प्रकार इनको समझते हैं। अब अगला टॉपिक आएगा कि ये जो सतत आवेश वितरण है, जैसे ये छड़ है इस पर समान रूप से आवेश फैला गया है, तो इसके कारण अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। अभी तक देखो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है एक बिंदु आवेश के कारण, सिर्फ हमने एक बिंदु आवेश के कारण निकाला है, और अगर ये बिंदु आवेश अनेक बिंदु आवेश मिलकर एक छड़ का निर्माण करते हैं, एक विमीय वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा वो हम देखेंगे। एक विमीय वस्तु के और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कोई वलय हो गई, वलय रिंग वृत्त की जैसी चारों ओर, वो भी एक विमीय वस्तु है, मतलब उसकी सिर्फ लंबाई है, तो वो भी रेखीय आवेश घनत्व में आएगी। पृष्ठीय आवेश घनत्व में जैसे चकती हो गई, चकती क्या होती है, ऐसे ठोस होती है, ये वृत्त जैसी बाहरी वाली होती है लेकिन अंदर से वो ठोस होती है, तो वो होगी चकती, वो होगी पृष्ठीय आवेश घनत्व में। तो इस प्रकार सतत आवेश वितरण हमने समझ लिया है। अब हम आगे देख रहे हैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक हमारा सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है सतत आवेश वितरण के लिए। सबसे पहले निकाल लेते हैं जैसे हम रेखीय वितरण के लिए, रेखीय आवेश वितरण। तो इसको देखो हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लो ये ऐसे कोई तार है, ऐसे रेखीय रूप से तार है एक, और यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है। हमें इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो हमारे पास कोई एक आवेश नहीं, हमको दे रखा है कि एक तार है जिस पर स्मॉल q आवेश है वो समान रूप से फैला गया है, स्मॉल q आवेश समान रूप से फैला हुआ है, तो उसके कारण हमको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो अगर वो एक आवेश होता तो हम kq/r² वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार अनेक आवेश जो इस प्रकार फैले हुए हैं, तो देखो उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और दे रखी है कि इसकी इस बिंदु से दूरी r है, एक हमने कोई अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश ले लिया एक यहाँ पे, और इस अल्पांश से इस बिंदु की दूरी p है। तो देखो जो भी ऐसे आवेश वितरण वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमको एक अल्पांश मानना पड़ेगा, चाहे वो रेखीय आवेश वितरण हो, चाहे पृष्ठीय आवेश वितरण हो, चाहे आयतनीय आवेश वितरण हो, हमें एक अल्पांश मानना पड़ेगा पहले। और देखो अल्पांश मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल, हम क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और इसका समाकलन कर देंगे, मतलब समाकलन ऐसे कर करके, समाकलन मतलब योग करना, छोटे से क्षेत्रफल का बार बार योग करके हम इस पूरे तार के कारण यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है और उसका समाकलन कर देना है। तो देखो, और मान लिया कि ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई dl है और इस पर जो आवेश है वो dq है, और हमको दे रखा है कि जो तार है इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है, तार का रेखीय आवेश घनत्व मतलब तार की एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, लैम्बडा। ये हमको इतनी जानकारी दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, E बराबर dE वेक्टर बराबर अल्प विद्युत क्षेत्र आएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0। E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर kq/r² या फिर 1/4πε0 लिख दिया हमने k को और q/r²। तो 1/4πε0। अब देखो आवेश कितना है इसका, dq/r²। r क्या है, ये r है इस अल्पांश की उस बिंदु से दूरी जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो कितनी r ही है, तो r²। दिशा क्या हो जाएगी, r वाली दिशा में
एकांक सदिश आर के। तो ये हो गई दिशा। अब अगर मान लो हमको कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है ई वेक्टर, तो वो हो जाएगा डी ई वेक्टर का हमको समाकलन करना है, मतलब 1/4 तो अचर है, इसका समाकलन नहीं होगा, क्या बच जाएगा डी क्यू आर स्क्वायर आर कैप। ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब देखो 1/4 डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने पहले देखा था कि लेमड़ा क्या होता है डी क्यू बट्टा डीएल, डी क्यू बट्टा डीएल या फिर डीएक्स कुछ भी मान लो, जैसे हम यहाँ पर डीएल मान लेते हैं। डी क्यू बट्टा डीएल मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। अब देखो हम डी क्यू को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेमड़ा डीएल, तो यहाँ पे हम डी क्यू की जगह लिख देंगे लेमड़ा डीएल बट्टा आर स्क्वायर आर कैप। आगे देखो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेमड़ा देखो एक फिक्स मान है, जैसे 2 कूलम प्रति मीटर, 3 कूलम प्रति मीटर जो भी है, तो उसका देखो इस जो नीचे वाली दूरी आर है इससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो ये दूरी है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अच्छा राशि है, तो लेमड़ा भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डीएल आर स्क्वायर और आर कैप। अब इसको जिस प्रकार हमारा क्वेश्चन आएगा उस प्रकार हम सोल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार हमने रे के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है। ये आएगा न्यूमेरिकल के बेसिस पे, तो इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हमको ऐसे पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। आगे हमारे जैसे वलय है, तो वलय के कारण अगर हमको यहाँ पे इस बिंदु पे क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र निकाल है, तो उसके लिए हमको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो अल्पांश लेने हैं, अल्पांश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है और उसका समाकलन कर देना है, जिससे कि पूरी जो ये तार है उसके कारण क्षेत्रफल है। सेम देखो अगर पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, तो पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए देखो ये तो सब तक ये तो सेम ही रहेगा, क्या कि जो ई वेक्टर है वो आ जाएगा समाकलन ऑफ डी ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो डी क्यू की जो हमने यहाँ क्या लिखा था लेमड़ा डीएल, और पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या लिख देंगे, देखो हमने पृष्ठीय आवेश वितरण बताया था सिग्मा बराबर डी क्यू बटा डीएस, तो डी क्यू को क्या लिख देंगे हम लेमड़ा डीएस, बस इतना सा फर्क है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डीएस बटा आर स्क्वायर आर कैप बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बार आ जाएगा, और क्या बचेगा अंदर बच जाएगा डीएस बटा आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो ये हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। अब तीसरा है आयतनीय, तीसरा है आयतनीय आवेश वितरण के कारण। तो देखो फर्क क्या आएगा, हम सीधा लिख देंगे, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह आ जाएगा रो, डीएस की जगह आ जाएगा डीवी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो आ जाएगा ये आयतनीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। सतत आवेश वितरण के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है कि सामान्यतः हमने क्या करना है अल्पांश लेना है, अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना और उसका समाकलन कर देना है। अब हम आगे देखेंगे रेखीय आवेश वितरण का एग्जांपल वलय। ये तो हमने सिर्फ थ्योरी के हिसाब से किया है, अब हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए, जैसे वलय के कारण चाहिए या फिर कोई ऐसी फिक्स वस्तु जिसका कोई ऐसे, ये तो देखो इसका कोई फिक्स विमाई नहीं है, जैसे तिरछी बिरछी, जैसे फिक्स विमाई जैसे वलय हो गई, कोई वृत्त हो गया, उसके कारण हमें निकालना। हमारा अगला टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण पे बेस्ड है एक समान आवेशित वलय के कारण इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो आपने जैसे ये कोई वलय बना ली, इस वलय को हम देखो अगर मान लो ये वलय ऐसे हैं तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं, अगर ये वलय ऐसे हैं तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं, साइड वाले एंगल से ये वलय, इस पर एक समान रूप से कुछ मान लो क्यों आवेश रखा गया है, जो क्यों आवेश है वो उस पर एक समान रूप से वितरित है, हर जगह फैला हुआ है क्यों आवेश, और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमको कैपिटल आर, और इसकी जो अक्ष है, अक्ष मतलब
इसके केंद्र से जो गुजरती है इसके तल के लंबवत, उस अक्ष पर एक बिंदु है, अक्ष दूरी पे बिंदु P। तो इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। हमें इतनी सी जानकारी दे रखी है। तो देखो हमें क्या करना होता है सतत आवेश वितरण वाले में, सबसे पहले तो हमें अल्पांश मानना है। और अल्पांश कितने मानेंगे, जिससे कि जिनका योग करने पर ये पूरी वलय बन जाए, उतने हमें अल्पांश मानने हैं। 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, और उनके बाद उनका समाकलन कर देना है। तो देखो इस स्थिति में अगर हम एक अल्पांश यहाँ ले लें और एक अल्पांश यहाँ ले लें, तो देखो दो अल्पांश क्यों लिए, तो देखो जैसे वलय जैसे ये कोई छड़ मान लो, इस छड़ की ये अक्ष है और अक्ष पे ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे अल्पांश लेते और इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाले, तो वो देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा आती इस दिशा में, और ठीक ही इसके जैसा ही कोई दूसरा बिंदु होगा, जैसे इसका जस्ट अपोजिट ये बिंदु, इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर निकालना, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र आएगा ऐसे। तो जो दोनों जो विद्युत क्षेत्र आएंगे उनके कुछ घटक एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हम सीधा सीधा उनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि उनका कुछ विपरीत प्रभाव डालने वाले बिंदु भी होते हैं। तो देखो इसमें हम दो बिंदु ले लेंगे जिसके कारण हम देख लेंगे कि कौन कौन से घटक कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र हम सीधे से देखो, जैसे ये कोई तार हो गया, इसकी एक्स है, ये बिंदु कोई पी है। अगर मान लो हम यहाँ पे सिर्फ एक अल्पांश ले लें, तो देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या करते जाएंगे, सबका समाकलन करते जाएंगे, तो सबका समाकलन करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनके घटक कैंसिल नहीं होंगे, हमारा आंसर गलत आ जाएगा। देखो इसके जस्ट अपोजिट कोई एक ऐसा भी बिंदु है जिसके कारण इसका कुछ घटक या तो लंबवत घटक या फिर क्षैतिज घटक कैंसिल हो रहे हैं, जैसे इसके कारण विद्युत क्षेत्र आएगा ऐसे। तो देखो अगर हम इसके घटक करेंगे तो एक तो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इसके घटक करेंगे तो एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो इसके देखो दोनों घटक ये कैंसिल हो रहे हैं, तो देखो हमारा आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। इसलिए हमें इतने अल्पांश लेने हैं जिसके कारण हम एकदम सही गणना कर सकें। तो देखो वलय के अंदर हमें अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमें दो अल्पांश लेने पड़ेंगे, दोनों विपरीत ध्रुवों पर। हमने मान लिया कि इन अल्पांशों की लंबाई स्मॉल dl है, और इन अल्पांशों के अंदर जो q का जो भाग है आवेश का वो dq है, मतलब dq आवेश है इन दोनों के अंदर। तो देखो लेमड़ा क्या हो जाएगा, लेमड़ा मतलब रेखीय आवेश वितरण, वो क्या हो जाएगा dq बट्टा dl, या फिर dq बराबर क्या हो जाएगा लेमड़ा dl, ये हमने पहले पढ़ लिया था। और देखो अगर हमें लेमड़ा का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल q आवेश है और वो पूरी लंबाई में फैला गया है, और पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई उतनी है जितनी इस वलय की परिधि है। वलय देखो कोई ठोस नहीं है, ये सिर्फ एक वृत्त की जैसी है, तो जितनी इसकी परिधि होगी वही क्या हो जाएगी इसकी कुल लंबाई, मतलब 2πr। तो क्यों बराबर क्या हो जाएगा लेमड़ा गुणा 2πr। ये हमारे पास दो मान आ गए, इनका हम आगे यूज करेंगे। अब देखो ये जो अल्पांश है इसके कारण अगर हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो देखो वो किस दिशा में आएगा, इस दिशा में ऐसे। इसको हम मान लेते हैं DE1। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा इस दिशा में, इसको मान लेते हैं DE2। और ये जो दूरी है ये हम r मान लेते हैं, ये r है तो ये भी r होगी, ये हमने r मान ली दूरी। अब देखो मान लिया कि ये जो कोण है ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि समान दूरियों समान भुजाओं के जो कोण है वो भी समान होते हैं। ये अक्ष को हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखो हमें करने इनके घटक, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। देखो ये किधर जा रही है, नीचे भी जा रही है और इस दिशा में जा रही है, मतलब इसके दो घटक हो गए, एक तो हो गया इस दिशा में, एक हो गया इस दिशा में। थीटा के साथ वाला जो कोण घटक होता है वो कौन सा होता है, कोस घटक, मतलब ये हो गया DE1 कोस थीटा। और जो लंबवत घटक हो जाएगा वो हो जाएगा DE1 साइन थीटा। ये तो हो गए इस अल्पांश के DE वाले के दो घटक, एक तो लंबवत घटक हो गया और एक क्षैतिज घटक हो गया। ये वाला जो आवेश है अल्पांश है, इसके देखो कौन कौन से घटक हो जाएंगे, ये देखो ऐसे ऐसे, मतलब इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसके दो घटक हो गए, एक तो इधर और एक इधर। थीटा के पास इसका देखो, थीटा के पास वाला घटक कौन सा हो गया कोस घटक, मतलब इसी दिशा में आ जाएगा DE2 कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा DE2 साइन थीटा। अब देखो DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा,
ये अब देखो, अगर हमें अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की ऐसे गणना कर लेते हैं। तो हो जाएगा DE1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बट्टा r²r कैप। और जो DE2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बट्टा r²r कैप। देखो इस बार जो भले ही r की दिशा विपरीत होगी लेकिन इनका परिमाण तो बराबर है। देखो dq बटा r स्क्वायर dq बटा r स्क्वायर, ये देखो इनकी दिशा है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जो DE1 का जो परिमाण है वो बराबर है DE2 के परिमाण के। इसको हमने मान लिया कि वो DE के बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये DE1 cos थीटा, ये DE2 cos थीटा। अब देखो विपरीत दिशा में वो तो हो जाएंगे कैंसिल और समान दिशा में वो जुड़ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे इनको जोड़ेंगे नहीं। हमारा इस कोस का काम सिर्फ इतना था कि हमको ये पता चल जाए कि इसके कारण जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो सिर्फ इसी दिशा में आएगा, क्षैतिज दिशा में। लंब दिशा में कोई भी घटक नहीं आएगा। अगर चाहे हम यहाँ पे अल्पांश ले लेते इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, तो भी देखो लंबवत घटक कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इसी क्षैतिज दिशा में आएगा। इसलिए जो नेट विद्युत क्षेत्र हो जाएगा DE वो किसके बराबर हो जाएगा, E वेक्टर, वो बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ DE cos थीटा। इसके अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे 2DE cos थीटा नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारा सिर्फ दो अल्पांश लेने का उद्देश्य यही था कि हम यह साबित कर पाएंगे इसके जो लंबवत घटक है वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्षैतिज घटक जुड़ेंगे। अब हमारे पास दो अल्पांशों की जरूरत नहीं है, अब हम एक अल्पांश रखेंगे और जिसके कारण क्या आ गया हमारे पास सिर्फ DE cos थीटा। हम 2DE cos थीटा नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर 2DE cos थीटा ले तो उसके बाद भी अगर हो जाएगा तो उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आपकी किताब में यही दे रखा है तो हम इसी विधि से करते हैं DE cos थीटा। अब देखो DE का मान कितना है, DE का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बट्टा r स्क्वायर, दिशा आ गई r के दिशा में नहीं लिखेंगे cos थीटा। अब देखो अब E वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका समाकलन होना नहीं, ये तो नियतांक है। DQ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से लेमडा dl, तो आ गया लेमडा dl बट्टा r स्क्वायर। अब देखो cos थीटा का मान निकालेंगे हम इस डायग्राम से। इस डायग्राम में देखो हम cos थीटा निकालेंगे तो आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है x बट्टा कर्ण कितना है r, ये हो गया E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो लेमडा भी नियतांक है, इसका एक फिक्स मान है, यही क्या घनत्व है, लेमडा भी बाहर आ गया। अब देखो r है, r की दूरी फिक्स है, जैसे ये वलय है, इस वलय के कारण अगर किसी भी बिंदु है, सब बिंदुओं से इसकी दूरी सेम है इस बिंदु तक, तो ये भी बाहर आ गया, तो r ये क्यूब हो गया। अब देखो x देखो x भी फिक्स दूरी है जिस पर हमको क्या निकालना विद्युत क्षेत्र, तो x भी बाहर आ गया। कोष्टक के अंदर क्या बचा सिर्फ लेमडा dl, क्योंकि जो dl है उसको ये वेरिएबल है, इसको हमने जोड़ना है। तो E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम जैसे q लिख दिया तो q क्या k लिख दिया k लेमडा x बट्टा r क्यूब, लेमडा dl समाकलन dl, तो dl का समाकलन करना है। तो देखो हम dl सबको ऐसे जोड़ते जाएंगे तो अंत में क्या बन जाएगी इस वलय की परिधि। मान लो जो dl का समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r। मतलब इन अल्पांशों को जोड़ने के बाद हमको फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, कितने भी अल्पांश ले लो सबको जोड़ने के बाद ही हमको पूरी लंबाई प्राप्त हो जाएगी, वो पूरी लंबाई क्या है 2 पाई r। तो E वेक्टर बराबर क्या हो गया k इंटू x इंटू, अब देखो लेमडा इंटू 2 पाई r क्या दिखा था हमने कि लेमडा इंटू 2 पाई r कुल आवेश के बराबर है जो कि है q बट्टा r क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया k क्यू x बट्टा r क्यूब। अभी देखो हमारा फाइनल उत्तर नहीं आया है क्योंकि हमको तो स्मॉल r तो हमने मानी थी, हमको ये दे नहीं रखी थी, हमको लेके आना है विद्युत क्षेत्र कैपिटल R और x के पदों में हमको सिर्फ इतना मान दिए रखा था। तो देखो आगे सोल्व करते हैं, तो मैं इसको यहां से थोड़ा इरेज कर देता हूं।
तो यहां से अगर हम देखें तो देखो जो ई वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू एक्स बट्टा, अब आर को क्या लिख सकते हो आप, ये जगह इस समकोण त्रिभुज में देखो ये कर्ण की तरह व्यवहार कर रहा है, तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये तो होता है कर्ण का स्क्वायर और हमें सिर्फ कर्ण निकालना है, तो इसकी वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल को हम घात 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये होगी आर का मान, और आर का क्या है क्यूब, देखो के क्यू एक्स बटा आर क्यूब, आर का मान हमने निकाल लिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसकी घात 3, तो आंसर आ गया के क्यू एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक की घात आधार से मान है और घाते हैं, घात की भी घात है तो घाते गुणी हो जाएगी, तो 1/2 को गुणा करेंगे 3 से तो क्या आएगा आंसर 3/2। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट ई वेक्टर बराबर वलय के कारण। अब अगर हमको ये दे दें कि जो x है वो r की तुलना में बहुत बड़ा है, क्या दे दें हमको कि यदि x का मान r की तुलना में बहुत बड़ा है, मतलब वलय तो एक छोटी सी वलय है और जो दूरी है जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो बहुत ज्यादा है, तो उस स्थिति में क्या मान सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम सिर्फ एक्स स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि r का मान तो लगभग 0 के बराबर मान लिया हमने। तो जो ई वेक्टर आ जाएगा, हम देखो इस बार दिशा नहीं लिख रहे हैं तो हम ये दिशा हटा देंगे, इसका सिर्फ परिमाण ले रहे हैं, तो ई आ जाएगा के क्यू एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम सिर्फ एक्स स्क्वायर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की घात 3/2, तो नीचे वाला भाग हट जाएगा और क्या बचाएगा एक्स क्यूब, या फिर ई वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर। तो हमने इस प्रकार ये निकाला है कि वलय के कारण उसकी अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर और उस विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसकी अक्ष के अनुदिश। तो देखो अगर हमें ऐसा लगे कि ये दूरी जो अक्ष है वो उस आर की तुलना में बड़ी है या फिर आर उसकी तुलना में नगण्य, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर ये दूरी नगण्य नहीं है मतलब उसका आसपास का मान है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया कि एक समान आवेशित वलय के कारण इसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, कि कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको ये लग रहा था कि इसके जो लंबवत घटक है या फिर जो क्षैतिज घटक है इनमें से कोई कैंसिल होगा, तो हमने 2 अल्पांश ले लिए और उन अल्पांशों के कारण हमने दिशा निकाली, तो हमें पता चला कि जो जितने भी अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र आएंगे उनके लंबवत घटक तो कैंसिल हो रहे हैं लेकिन क्षैतिज घटक जुड़ रहे हैं। तो हमने क्या लिया, इससे हमें पता चल गया कि जो विद्युत क्षेत्र है वो नेट आएगा क्षैतिज दिशा में। फिर हमने एक अल्पांश हटा दिया, हमारे को सिर्फ एक अल्पांश की जरूरत है जिसका हम समाकलन करके इस पूरी वलय के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने समाकलन किया और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ये, और फिर हमने मान लिया कि यदि अक्ष है वो आर की तुलना में बहुत बड़ा है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये। तो इसमें कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्वेश्चन की। पिछली बार हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें वैसे एक शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से समझ लेना। एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोला इस प्रकार स्थित है कि गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर है तथा r √3 दूरी पर है। r क्या यहाँ पे वलय की त्रिज्या, तो गोले तथा वलय के मध्य बल ज्ञात करो। ये पहले और दूसरे क्वेश्चन है उसका मेल जोल है। सबसे पहले हमको क्या बनानी है, एक वलय बनानी है। ये हमने बना ली एक वलय, वलय की त्रिज्या मान ली हमने r और ये है वलय की x। हमको दे रखा है एक गोला की वो उसका जो केंद्र है वो है वलय की अक्ष पर स्थित। ये हमने इसकी त्रिज्या r मान ली और r √3 दूरी पर है इस गोले का केंद्र। अब हमको निकालना है वलय और गोले के बीच में विद्युत बल। सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि हम विद्युत बल कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो बल कैसे निकालेंगे हम, Q × E से, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, बल बराबर Q × किसमें पढ़ा था हमने, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र पढ़ा था हमने F/Q। तो इससे आया था कि बल है वो गुणनफल होता है Q और E का। तो अगर हमको वलय के कारण गोले पर बल निकालना है तो हम क्या करेंगे, गोले का आवेश वो आ गया Q और गोले पर विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र किसका आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा वलय का। तो हमें क्या निकालना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वलय के कारण, और उस विद्युत क्षेत्र को गुणा कर देना है गोले के आवेश से। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा कि जो गोला है उस पर कितना बल निकालेगा। तो देखो ये जो गोला है इसकी ये सममितता है, मतलब इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, तो हम इसको एक जगह केंद्रित मान सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम केंद्रित मान सकते हैं इस बिंदु पे। तो मान सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। तो I बराबर हो गया क्यू ई। हमें क्या करना है, क्यू का मान हमारे पास फिक्स है, हमको निकालना है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। अब देखो हमने विद्युत क्षेत्र के दो फॉर्मूले पढ़े थे वलय के कारण, E बराबर के क्यू एक्स बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 और 1 बटा था E बराबर के क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर। अब देखो वलय की त्रिज्या r है और दूरी √3 है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मान लो ये दूरी होती कुछ 20 r 30 r ऐसे कोई ज्यादा दूरी होती तब हम नगण्य मानते, लेकिन ये तो सिर्फ √3r है, तो इस स्थिति में नगण्य नहीं मानेंगे। तो जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो जाएगा E बराबर के इंटू क्यू इंटू एक्स। एक्स क्या थी, वो दूरी जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है वो है r√3 बट्टा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब r√3 का स्क्वायर की घात 3/2, ये आगे घात 3/2। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। E बराबर आ गया के इंटू क्यू इंटू r√3 बट्टा r स्क्वायर प्लस √3r का स्क्वायर क्या हो गया 3r स्क्वायर और इसकी घात 3/2। तो E बराबर आ गया के क्यू इंटू r√3 3r स्क्वायर, r स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर की घात 3/2। तो के क्यू इंटू r√3। अब देखो 4r स्क्वायर की क्यूब और वर्गमूल दोनों है। सबसे पहले हम आसान क्या, हम इसका वर्गमूल ले लें फिर इसका क्यूब कर दें। तो देखो 4r स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का तो हो जाएगा वर्गमूल 2 और r स्क्वायर का हो जाएगा r, मतलब 2r घात 1/2, मतलब हमने वर्गमूल तो कर दिया लेकिन अब हमें करना है क्यूब। तो देखो क्या आ जाएगा आंसर, के क्यू r√3/2 का क्यूब 8 और r क्यूब। r क्यूब से r से ये कट गया तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बचेगा। तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आ जाएगा, E बराबर के क्यू √3 को आगे लिख देते हैं, √3 के क्यू बट्टा 8r स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इस गोले पर बल क्या आ जाएगा, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू इंटू ई, मतलब F बराबर √3 के क्यू, एक गुणा में क्यू हो रहा है तो क्यू स्क्वायर बट्टा 8r स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि वलय और जो गोला है उसके बीच में कितना बल लगेगा। हमें कुछ नहीं करना है, जैसा दे रखा है वैसा पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मान लिया कि जो गोला है उसके आवेश को एक बिंदु पे केंद्रित मान सकते हैं हम क्वेश्चन सोल्व करते समय, वो स्मॉल क्यू। हमें क्या करना है, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र निकालना है और उसको इस आवेश से गुणा कर देना है। विद्युत क्षेत्र निकालना बहुत आसान है, हमने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा था कि के क्यू एक्स बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2 जब ये दूरी ज्यादा बड़ी नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने ये सोल्व कर दिया। आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, कल आगे